चलो देखो, तो पहले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, कूलम्स लॉ, और अभी क्या है हमारा, लिखो परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो लिखना चालू करो। सबसे पहले देखो, मान लेते हैं F इज इक्वल्स टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने तो यही पढ़ा है ना, F की वैल्यू होती है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K क्या है, मेरा एक कांस्टेंट है जो मीडियम की प्रॉपर्टी लेके आता है ना। K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, यही होता है ना। और एप्सिलॉन मेरा क्या कहलाता है बताओ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि ये जो एप्सिलॉन है ये है क्या, मीडियम की परमिटिविटी है ना। स्टार मार्क देके एक पॉइंट लिखो 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 लिखो। It is found that epsilon is ये, इसको हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन इज मिनिमम फॉर एयर। एप्सिलॉन इज मिनिमम फॉर एयर के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम होती है। दूसरी चीज यहां ध्यान से देखो, तो F इज इक्वल टू K की वैल्यू अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन डाल देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जरा यहां से एक चीज बताओ, अगर एप्सिलॉन बढ़ेगा तो फोर्स, ये बात समझ में आ रहा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। इससे क्या समझ में आया, परमिटिविटी का तो मतलब क्या होता है, जरा हमको ये बताना। तो परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी? परमिट करना, अरे कार ट्रक पे लिखा होता है ना ऑल इंडिया परमिट, तो परमिट का मतलब क्या हुआ कि अलाउ करना, कि जा सकते हो आप पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मीडियम की परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी मीडियम में जा सकते हो। बट यहां तो हमको ये दिखाई दे रहा है ना कि एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब परमिटिविटी बढ़ रही है, तो फोर्स की वैल्यू घट रही है। दूसरा हमने ये बोला कि एप्सिलॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम लिखो या मिनिमम फॉर एयर बोलो, वैक्यूम बोलो, फ्री स्पेस बोलो। एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम है किसके लिए, एयर के लिए। दूसरे, तो अगर एप्सिलॉन बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। एप्सिलॉन का इसका मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन का तो मतलब होना चाहिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम को परमिट करो, फोर्स बढ़ना चाहिए था, बट ये घट क्यों रहा है। अच्छा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब एक्चुअली में ये होता है, लिखो स्टार मार्क देके अगला पॉइंट लिखो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम मीन्स permittivity of medium means it allow its own field, it मतलब क्या, मीडियम allow its own field, मतलब it allow its own field to decrease the force between charge particle। अब बात समझो इस बात को बढ़िया से, इट अलाउ इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द फोर्स बिटवीन। अब देखो, मान लो कि मेरे पास ये एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मस्त एयर में रखा हुआ है, तो एयर में एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम होगी, तो एप्सिलॉन सबसे कम कहाँ होगा, एप्सिलॉन सबसे कम कहाँ होगा, वैक्यूम में होगा, ठीक है। अगर एप्सिलॉन सबसे मिनिमम कहां पे होगा, एयर के अंदर, वैक्यूम के अंदर होगा, तो फोर्स सबसे ज्यादा वैक्यूम में होगा। इसका मतलब यही होता है कि अगर तुमको दो चार्ज पार्टिकल, दो ऑब्जेक्ट के बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए होगा तो उसको मस्त कहां रख दो, वैक्यूम में रख दो। और एप्सिलॉन दूसरा, हाँ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब समझ में आया क्या हुआ कि वो अपने फील्ड को अलाउ कर रहा है, मीडियम क्या कर रहा है, अपने फील्ड को अलाउ कर रहा है कि जाके
जो चार्ज पार्टिकल है ना, इनके बीच के फोर्स को कम कर दो। नाम से क्या लग रहा है, ये अलाउ करेगा, फोर्स को बढ़ाएगा, बट एक्चुअली में ये क्या कर रहा है, वो घटाने का काम कर रहा है। इसका मतलब एप्सिलॉन अगर घट गया तो फोर्स बढ़ गया। समझ में आया? एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है? एयर के, जैसे कि देखो ये लिख लिया ना, एप्सिलॉन इज मिनिमम फॉर वैक्यूम, तो यहां पे लिख लेना एप्सिलॉन इज मिनिमम फॉर, और एप्सिलॉन नॉट अब क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है, इसका नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ, यह है फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोल दो या वैक्यूम बोल दो या एयर बोल दो, उसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, SILON, एप्सिलॉन नॉट। अब नॉट ये बताता है मतलब कोई मीडियम नहीं, कोई मीडियम नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट आया। तो एयर के अंदर जो फोर्स की फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 का पावर -12। यूनिट क्या होगा एप्सिलॉन, मतलब वो तो चलो ठीक है, क्या होगा यूनिट, कूलम स्क्वायर पर। चलो दूसरी चीज, इतना लिख लो, पहले लिखो छापो, इसके बाद और लिखवाते हैं। ठीक है, हो गया। हो गया ना। दूसरा इस बात का सुनो, एप्सिलॉन इन मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन इन कहां, मीडियम। एप्सिलॉन इन एयर के लिए हम ई नॉट डाल दे रहे हैं, मतलब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर से क्या होगी, ज्यादा। एयर में सबसे क्या होती है, कम। इसका मतलब एप्सिलॉन इन मीडियम, किसी भी मीडियम में परमिटिविटी सबसे ज्यादा होगी किससे, एयर से, है ना। दूसरा कि फोर्स इन मीडियम ऑलवेज कम होगा या ज्यादा होगा, एप्सिलॉन। सही है ना, मतलब किसी भी उस दूसरे मीडियम में जो फोर्स होगा वो हमेशा कम होगा किससे, मीडियम एयर से। एयर में जो फोर्स लग रहा है वो सबसे ज्यादा होगा, बाकी सारे मीडियम में क्या होगा, कम होगा। मतलब कम होगा या ज्यादा होगा, सोच के बताओ, कम। एयर में सबसे, बाकी सब में, ठीक है, क्लियर है। छापो यहां तक, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख लिए, हो गया। चल ये समझ में आया परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। परमिटिविटी का मतलब होता है कि वो अपने फील्ड को अलाउ कर रहा है, अपने फील्ड को परमिट कर रहा है, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, फोर्स को कम करने के लिए। समझ में आया, पार्टिकल्स के बीच में। अगला आता है मेरा इसमें रिलेटिव परमिटिविटी। क्या आता है, रिलेटिव परमिटिविटी। बट रिलेटिव परमिटिविटी की जरूरत क्यों पड़ी, जरा हमको ये बताओ, रिलेटिव परमिटिविटी की जरूरत क्यों पड़ी। परमिटिविटी समझ गया ना, अगला लिखो रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे अब रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव MITIVIT, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका हम लोग सिंबल यूज करते हैं क्या, ER। और ER किसके बराबर होता है, ER इज इक्वल टू, बोलो, E बाई E नॉट, EM अपॉन। अच्छा ER को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी, वेरी गुड, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेरी गुड, सही। चलो समझ तो रहा है। EM होता है परमिटिविटी ऑफ, और E नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर तुमको हम EM की वैल्यू बोले निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, ER इंटू
ई नॉट हो जाएगा ना। इसका मतलब यहां से समझो, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी हमको ये बताता है कि किसी भी दूसरे की मीडियम की परमिटिविटी एयर से कितने गुना कम है या फिर ज्यादा, इसी के रिस्पेक्ट में हमें बताता है। समझ में आया ना? छापो, एक दो डाटा देते हैं, इसका मतलब तुम हमको बता देना अब क्या होता है। ठीक है, चलो ठीक है, बताओ। अब देखो, ER ऑफ वाटर, अगर हम बता रहे हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना होता है, 81 अगर दे रहा है, मतलब 80 to 80 इसी के बीच में रहता है, तो हम एवरेज लिए 81। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जरा यहां ध्यान से देखो, 81 इज इक्वल्स टू EM अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ EM इज इक्वल्स टू 81 इंटू ई नॉट, यानी कि मीडियम की परमिटिविटी एयर से क्या है, 81 गुना ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस मीडियम में एयर 81 टाइम्स क्या लगाएगा, कम फोर्स लगाएगा। अगर तुमको हम ER ऑफ वाटर बोल रहे हैं, ER ऑफ वाटर, सॉरी ये तो हो गया ग्लास, ग्लास बोल रहे हैं, अगर वो 7 तक दे रहा है तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, चलो हमको कैलकुलेट करके बताओ, और ये एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, ये एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके हमको बताओ कितना आ रहा है। ER ऑफ, अगर तुमको अगर तुमसे देखो इस फॉर्मूला से अगर तुमको कोई रिलेटिव परमिटिविटी बता देगा, देखो बता रहे हैं परमिटिविटी अब हर मीडियम का याद करना पॉसिबल है क्या हमारे लिए, नहीं आ रहा। तो हम लोग एक काम करते हैं, ई नॉट की वैल्यू तो हमको पता ही है क्या होता है, 8.85। अगर हमको कोई रिलेटिव परमिटिव क्या, हाँ उसी के रेंज में आएगा, मतलब 8.85 इंटू 7 करोगे ना, 856 होता है। ठीक है, तो देखो अगर कोई हमको रिलेटिव परमिटिविटी बता दे तो हमको EM की वैल्यू इजीली मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो जरा चेक करो, EM इक्वल टू ER इंटू ई नॉट, तो 81 इज इक्वल टू, अगर इसी में हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना तो E इंटू एम, मतलब उस मीडियम की आ जाएगी 81 इंटू ई नॉट, 8.85, 648 और 650 के रेंज में आएगा। ER ऑफ ग्लास का मतलब क्या हुआ, 7 इज इक्वल्स टू क्या होता है, EM अपॉन ई नॉट। तो EM इज इक्वल्स टू 7 इंटू ई नॉट, और ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू 8.85 इंटू 10 का पावर -12, मतलब 8.56 होता है, इसी के रेंज में आएगा। 56 और 60 के रेंज में कितना आंसर है, ठीक है, तो उसी के रेंज में आएगा। समझ में आया ना? ये हुआ हमारा परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहां से एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो नीट में, जेई में हमेशा पूछता है। पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो फोर्स तो चेंज हो जा रहा है ना, मीडियम बदलने की वजह से फोर्स चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पक्का है, पक्का है कि फोर्स चेंज होगा ही होगा। कितने टाइम फोर्स चेंज होगा, इसी को तो हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं। कितने गुना फोर्स कम हो गया, कितने गुना फोर्स बढ़ गया, इसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी टर्म में समझ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है जो इसमें जनरली पूछता है। पहले हम एक क्वेश्चन तुमको देते हैं, ट्राई करो, 3-4 मिनट तुम लोग अपना ट्राई करो, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और एक लास्ट में हम लोग एक एक्सप्रेशन को डिराइव करके लेके आएंगे। उस एक्सप्रेशन में क्या होगा, बेसिकली वो एक ट्रिक रहेगा, मतलब वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। वो तुम कोई भी क्वेश्चन देखो, जेई का, नीट का, अगर सेम इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो वो फॉर्मूला लगा आंसर चलाएगा। क्लियर है? तो पहले छापो, इतना छाप लिए हो, ठीक है, चलो क्लियर है। अगला क्वेश्चंस लिखो, एक क्वेश्चन तुमको देते हैं हम, क्वेश्चन लिखो। अब ये लिख लिए ना, इरेज कर दे, एक क्वेश्चन लिखो। चलो एक छोटा सा, एक पहले एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कर, ये हो गया, मिटा दूं। एक छोटा सा पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करो, फिर हम उसमें है ना एक अलग क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि एक चार्ज है Q1, क्वेश्चन में देखो एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है यहाँ पे Q2, इन दोनों के बीच का है डिस्टेंस, और ये रखा है वैक्यूम में। वैक्यूम में रखने पे लग रहा है फोर्स F0। फिर वही चार्ज है Q1, वही डिस्टेंस है, सेपरेशन है Q2, बीच में रहा है डिस्टेंस, और इसको मीडियम में रखने पर जो फोर्स लग रहा है वो F/4 हो जा रहा है। तो तुमसे ER ऑफ, ये लिक्विड है कोई, है ना, बेसिकली ये लिक्विड में रखा हुआ है, किसी एक लिक्विड में, तो ER ऑफ लिक्विड तुमसे पूछ रहा है, कितना आएगा बताओ।
4 नहीं आएगा क्या? 4 ही तो आएगा ना। देखो कितना घटा, ऊपर से कितना हुआ 4, तो 4 आंसर डायरेक्ट समझा करो इसमें, समझ में आया ना कि डायरेक्ट कितने टाइम घट गया था 4 टाइम, तो रिलेटिव परमिटिविटी वही तो बताता है ना। क्लियर है। अगला एक क्वेश्चन देखो जो तुम्हारे जेईई मेंस में, अब देखना एक क्वेश्चन तो ऐसे वेरिएबल कराएंगे, ठीक है, उसमें हम लोग कुछ वेरिएबल मान के चलेंगे और सारा क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, वेरिएबल मान के चलेंगे, फिर हम क्या करेंगे ना, जेईई मेंस वाले पूरा क्वेश्चन को करेंगे, 3-4 क्वेश्चन को। क्लियर है। तो क्वेश्चन पहले लिखना चालू करो, क्वेश्चन हम भी लिख देते हैं। 2 आइडेंटिकल स्फेरिकली चार्ज मेटालिक स्फीयर, 2 आइडेंटिकल स्फेरिकली चार्ज चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर आर hung by a string and make angle 60 degree, with each other in vacuum, when the whole arrangement is kept into liquid of density 0.5 gram per cc, the angle remains same, find dielectric constant यानी ER of fluid, ब्रैकेट में दिया हुआ है तुमको डेंसिटी ऑफ स्फीयर की वैल्यू दी है कितना, 1.5 ग्राम पर सीसी। क्लियर हो। ये क्वेश्चन को ट्राई करो, 4 ऑप्शन तुमको देते हैं, 4 ऑप्शन इधर दे देते हैं, लिखो 2, 1.5, 2.5, 3। डायरेक्ट आंसर लेके चले आए क्या? पहले सॉल्व करो तो इसको, चलो हो गया, ट्राई किए ना, अब हम इसको पूरा मिटा देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए। चलो ठीक है, देखो जरा ध्यान से, सुनो हुआ कैसे है। मान लो सबसे पहले एयर की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक मेटालिक स्फीयर है, इसका मास है m, क्वेश्चन तो याद रखना भाई, क्वेश्चन हम पूछेंगे तो बता देना। बोल रहा है एंगल रिमेन सेम, तो चलो ये मान लो ऐसे कुछ रहा होगा थीटा एंगल, ठीक है, क्लियर हो ना। सबसे पहले इस पे नीचे एक फोर्स लगेगा क्या, mg, ये धागे से बंधा हुआ है तो पक्का है कि इधर कोई ना कोई टेंशन लग रहा होगा, ठीक है, तो ये t लग रहा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो इधर क्या होगा t cos थीटा, और इधर क्या आएगा, जहां थीटा वहां cos t sin थीटा, जब t sin थीटा आएगा ना। अच्छा इधर क्या लग जाएगा बताओ, ये दोनों, इसका चार्ज q भी तो है ना, इस पे चार्ज मास m चार्ज q है ना, तो ये इस पे एक रिपल्सन का फोर्स लगा रहा होगा, तो मान लेते हैं वो है F0, है ना, यही तो लग रहा है ना। तो यहां से ऐसे लिख सकते हो t sin थीटा बराबर F0 और t cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mg, यहां से tan थीटा बराबर F0 अपॉन mg आएगा ना, F0 अपॉन mg यहां से आया tan थीटा की वैल्यू, तो चलो F0 तो F0 है, m की वैल्यू क्या लेंगे, मास mg, मास तो सेम है, वो नहीं बोल रहे, मास कैसे निकाल सकते हैं, चलो हमको ये तो पता है ना, डेंसिटी, क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ स्फीयर दिया हुआ है ना, तो डेंसिटी होता है क्या, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या ले लोगे इसमें, जरा सोच के बताओ, वहां देखो डेंसिटी इसमें क्या लोगे,
डेंसिटी ऑफ स्फीयर को तुम क्या मानोगे? 1.5 नहीं रे भाई, वो वेरिएबल टर्म में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, तो डेंसिटी मान लो, यहाँ पे क्या कर लो, लेट, मतलब ये एक स्फीयर है, स्फीयर का डेंसिटी क्या लोगे, मान लो तो सिग्मा ले लो, है ना। तो डेंसिटी यहाँ से क्या आया, मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो tan थीटा बराबर एफ नॉट अपॉन सिग्मा भी जी। डेंसिटी को हमने लिखा क्या, मास को क्या लिखा, डेंसिटी, मास ऑफ स्फीयर, तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये तो रहा एयर के बीच का कहानी, एयर के बीच का कहानी। अब इसी पूरे सिस्टम को से उठाओ और ले जाके पानी में छपाक से गिरा दो, है ना, तो क्या होगा। अब इधर से जरा ध्यान से देखो, ये पानी में मस्त इधर लेके आए, इसको हम लोग पानी में रख दिए, ये थीटा बोल रहा है, चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे रख लेंगे, मास एम चार्ज क्यू, ठीक है। दूसरा चीज, एक चीज बताओ, टेंशन सेम रहेगा कि या फिर टेंशन बदलेगा? टेंशन बदलेगा ना भाई, क्यों बदलेगा, क्योंकि क्या बोलते हैं, फोर्स में थोड़ा बहुत फोर्स चेंज होगा तो टेंशन भी चेंज होगा। तो मान लो टी डैश, ये हो जाएगा इस बार टी डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा टी डैश कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा कितना, टी डैश साइन थीटा, इधर आ जाएगा कितना बताओ, नीचे आ जाएगा mg। बात खत्म, क्या कुछ और छूट रहा है बताओ, कुछ तो छूट रहा है, सिग्मा बने, तो बताओ क्या छूट रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, जब लिक्विड में अंदर डालोगे इस पूरे सिस्टम को, नहीं यार, लिक्विड मान लेते ये पानी, इस ऑब्जेक्ट को पानी में छपाक से हम डाल दिए, तो पानी इस पे एक अपथ्रस्ट नहीं लगाएगा क्या? अपथ्रस्ट, अब ऊपर की तरफ देखो, इसको तुमने पानी के अंदर डाला तो ये लिक्विड भी तो इसके ऊपर अपथ्रस्ट एक लगा रहा है ना भाई, तो ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट लगेगा ना, यू, समझ में आया। तो ये गलती कर देते हैं बच्चे की, यू सोचते ही नहीं कि पानी के अंदर जब डाला है तो एक अपथ्रस्ट भी तो ऊपर की तरफ है। अब इक्वेट करो, अब इक्वेट करो क्या, टी डैश साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ नॉट, टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस यू ना, प्लस यू इज इक्वल्स टू एम जी आएगा क्या। तो एक काम करते हैं, टी डैश कॉस थीटा बराबर एम जी माइनस यू कर दे, अपथ्रस्ट है, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन, एफ नॉट कैसे ले लिए हम यहाँ पे, एफ नॉट थोड़ी होगा, अरे एफ एम आएगा ना, फोर्स इन मीडियम, वो फोर्स भी तो चेंज हो रहा है ना, सॉरी यहाँ एफ नॉट कैसे ले लिए, एफ नॉट आएगा, एफ एम आएगा, तो वही हम कह रहे हैं कि फिर उल्टा पुल्टा आंसर कैसे आने लगा, एफ एम अपॉन कितना आ जाएगा, एम जी माइनस यू। इसको थोड़ा सा इधर हम सॉल्व करते हैं, टैन थीटा बराबर एफ एम अपॉन एम जी की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सिग्मा भी जी माइनस अपथ्रस्ट की वैल्यू बताओ कितनी होगी, अपथ्रस्ट का वैल्यू कितना होगा, अपथ्रस्ट की वैल्यू भी रो जी, अपथ्रस्ट की वैल्यू होगी भी रो जी, जी ना होता है भी रो जी, अरे भी रो जी तो होता है ना, हाँ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इमर्ज इनटू क्या है, क्या क्या लिक्विड है बताओ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, है ना। अब दोनों तरफ tan थीटा है, इसको मानो 1, इसको मानो 2, दोनों की तरफ से tan थीटा है, तो बराबर करके आंसर बताओ ना कितना आ रहा है। तो इधर से देखो, एफ नॉट अपॉन सिग्मा भी जी बराबर एफ एम अपॉन सिग्मा भी जी माइनस भी रो जी। एक काम करो, भी जी कैंसिल, एफ नॉट अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ एम अपॉन सिग्मा माइनस रो। नाउ दिस इज योर स्टार फॉर्मूला। अब इसको याद रखेंगे, बाकी इतना कैलकुलेशन को हम लोग भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा ही देता है कि एंगल रिमेंस इन, ये सारा बात सब सही होता है ना, तो इन सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर दो भाई। इतना समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो? कोई समस्या है तो बोलो, तो दिक्कत नहीं है ना? चलो ये क्लियर। अब ये स्टार मार्क फॉर्मूला, अब क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया था वो पुट करो ना। सिग्मा दिया हुआ था, रो दिया होगा, बस एफ एम तो तुमको निकालना है ना। एफ नॉट तो अपने टर्म में, अब वहां से आ जाए तो तुम रिलेट कर लोगे ना। अब एक क्वेश्चन देते हैं जेई मेंस वाला,
रिसेंट ईयर वाला क्वेश्चन करा देते हैं इस पे। अब देखना जेईई मेंस में रिसेंट ईयर में लगातार इसी टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है, मतलब आया है। और क्लियर हो, मिटा देना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब रिसेंट ईयर में जेईई मेंस के क्वेश्चंस को हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद रखना, बस ये फॉर्मूला, ठीक है ना। हम यहां लिख दे क्या, एफ नॉट अपॉन सिग्मा बराबर क्या था, एफ एम अपॉन, अब लिखो क्वेश्चन, अब लिखो क्वेश्चन, चेक करके बता देते हैं ना, तू टेंशन क्यों लेता है, रुक जा। कितना आ रहा है आंसर, बताओ कितना आ रहा है उसका, कितना 1 पॉइंट, सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखोगे अब जेईई मेंस वाला जो आया है रिसेंट ईयर में, हम चेक करके बता देंगे क्या हुआ, कोई दिक्कत, हाँ सर आया। चल अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे एकदम सेम इसी पैटर्न का बेस्ड क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल, देखो क्वेश्चन लिखो, जेईई मेंस 2024 1 फरवरी शिफ्ट 1, बोलो, चल कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन लिखो क्या है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर, अच्छा इसमें एक और चीज समझ लो कि क्वेश्चन में जो एंगल दिया है क्या, उस पूरे फॉर्मूला में कहीं एंगल का आ रहा है मेंशन क्या, कुछ नहीं, तो ये एंगल कुछ भी दे भाई, उतना टेंशन नहीं लेने का, 81 82 83 कुछ भी होता, साइन का कोई दिमाग नहीं लगाने का, बस ये फॉर्मूला याद रखो। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक एंगल थीटा, the string make angle theta with each other when suspended in water, when suspended in water के जगह हम H2O लिख देते हैं, in water the angle remains same, the angle remain same। अब बोल रहा है डेंसिटी ऑफ, द डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 1.5 ग्राम पर सीसी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज, अब इसमें दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर, दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर तुमको दिया है 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर, इसको बनाओ कितना आंसर आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, बना हुआ आज के लेक्चर के लिए, आज हम लोग यहीं पे खत्म कर देंगे आज, ठीक है, ज्यादा देर क्लास नहीं चलेगा। बाकी हाँ मे बी नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीवाई की भी डिस्कशन करेंगे, मतलब कूलम्स लॉ पे आए हुए 20-30 सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो तुमको ग्रुप में मिल जाएगा। 3 आ रहा है ना, बस बात खत्म, सही आ तो गया, देख फॉर्मूला पे लगाया है ना, आया, कितना आंसर आ रहा है 3, वेरी गुड वेरी गुड, समझदार है। क्या करना है, एफ नॉट एफ एम अपॉन सिग्मा, सिग्मा इसमें कितना दिया है बताओ, और रो कितना दिया है, कितना दिया है 1, तो अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, देखो एफ नॉट अपॉन 1.5 इज इक्वल टू एफ एम अपॉन 1.5 माइनस 1, तो यहां से हो जाएगा एफ नॉट अपॉन 1.5 इज इक्वल टू एफ एम अपॉन 0.5, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं ना, तो एफ एम की वैल्यू हमको निकालनी है ना,
तो एफ नॉट अपॉन वन, सॉरी वन, इसको ऐसे लिख लो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो क्या ईआर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है ना, ठीक है। तो यहां से कितना आ जा रहा है, एफ जीरो अपॉन एफ एम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर की वैल्यू निकालनी है, सॉरी हाँ। तो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.5, कितना आ जाएगा 3 आंसर आएगा। तो समझो कि मतलब ये क्वेश्चन हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वही हुआ। तो एफ नॉट अपॉन एफ एम, इधर करो इधर ऊपर से आया 0.5, 1.5 बाई 0.5, कितना आ गया 3 ग्राम। तो समझ में आ गया ना। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, देखो हल्का सा कुछ नहीं करेगा, एंगल चेंज कर देगा। एक क्वेश्चन छोटा सा और सेम यही क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, देखना क्वेश्चन यही है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस देखना इसमें डाटा कैसे चेंज किया हुआ है। एक मिनट मैं देख के बता देता है, इसी में तो था, हाँ देखना, टू आइडेंटिकल चार्ज स्क्वायर मेक एंगल, यहाँ थीटा है ना, तो क्वेश्चन दिया, ये भी जेईई में 2024 का है, 37 डिग्री दिया एंगल विथ ईच अदर लिक्विड ऑफ डेंसिटी स्फीयर, कहाँ गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया इसमें कितना 1.4 और यहां दिया है 0.7, कितने सेकंड के अंदर जो बना सकता है बना लो। देखो कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, बस यही डाटा चेंज किया, और याद रखना है बनाना कैसे है, बता कितना आंसर आएगा, कितना आया, वेरी गुड। मेरे तरफ से एक चॉकलेट खरीद के खा लेना खुद से, मेरे तरफ से खरीद के खा लेना भाई। तो क्लियर हो, समझ में आया ना डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट। कल हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने वाले हैं इसके ऊपर, समझ में आया ना, कूलम्स लॉ के ऊपर, मतलब मैक्सिमम जितना क्वेश्चन आया है ना रिसेंटली 5 to 6 ईयर में, वो कर लेंगे हम लोग पूरा। क्लियर हो, चलो तो आज खत्म करते हैं यहीं पे।